कभी कभी जिंदगी की सबसे हसीन रस्म किसी और के लिए मौत का न्योता बन जाती है। रश्मि दुबे 27 साल की एक साधारण बहू, एक प्यारी बेटी और एक मां बनने वाली महिला, जिसकी गोद भराई की रस्म पूरे मोहल्ले में चर्चा का विषय थी। उसने हल्दी लगाए हाथों से जब आशीर्वाद लिया तो किसे पता था कि अगली सुबह वो आशीर्वाद उसकी चिता की आग में बदल जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं कि रश्मि मरी कैसे, सवाल ये है क्यों मरी। क्या ये एक दुखी औरत की खुदकुशी थी या फिर एक साजिश जो महीनों से उसकी हर सांस पर नजर रखे हुए थी। पति जो उस रात बिल्कुल शांत था, क्या वो वाकई बेगुनाह है। सास जो हर किसी से कहती थी रश्मि मेरी बेटी जैसी है, क्या वो सच कह रही थी। और वो जहर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिला, वो किसी अजनबी ने दिया था या किसी अपनों ने। ये कोई आम मौत नहीं थी, ये एक ऐसा कत्ल था जो रिश्तों की परतों में लिपटा हुआ था। एक ऐसा सच जो जितना खोदोगे उतना ही डरावना होता जाएगा। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम सुरेंद्र और आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम स्टोरी, जहां हम लाते हैं आपके सामने वो कहानियां जो सिर्फ अखबार की एक हेडलाइन नहीं होती, बल्कि पीछे छुपी होती है एक पूरी दुनिया दर्द, धोखे और मौत की। चलिए शुरू करते हैं रश्मि दुबे मर्डर मिस्ट्री, एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। रश्मि दुबे, उम्र 27 साल, एक आम भारतीय बहू, एक मिडिल क्लास परिवार की बहू। जिस घर में वो ब्याह कर आई थी वहां सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। कम से कम बाहर से देखने वालों को यही लगता था। शादी को 3 साल हुए थे और अब रश्मि अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती थी। घर में उत्सव जैसा माहौल था, क्योंकि ठीक एक दिन पहले ही उसकी गोद भराई की रस्म बड़े धूमधाम से हुई थी। रिश्तेदार आए थे, मिठाइयां बंटी थीं, तस्वीरें ली गई थीं। रश्मि के चेहरे पर वो सच्ची मुस्कान थी जो सिर्फ एक होने वाली मां के चेहरे पर होती है। लेकिन उस मुस्कान की उम्र बहुत छोटी थी। अगली सुबह रश्मि अपने कमरे में मृत पाई गई। दरवाजा अंदर से बंद था, उसकी सांसें थम चुकी थीं और उसका 7 महीने का बच्चा भी मां के साथ ही चला गया। शरीर पर कोई चोट नहीं थी, सिर्फ नाक से थोड़ा खून और चेहरा नीला पड़ा हुआ। ये मौत नहीं, कोई चुपचाप दिया गया खामोश जहर था। रश्मि की सास रीना देवी का कहना था कि रश्मि बहुत ही सीधी लड़की थी, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। पति आदित्य दुबे, वो गहरे सदमे में दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी बेचैनी, एक अजीब सी खामोशी। पुलिस आई, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। रिपोर्ट ने घर का पूरा सन्नाटा तोड़ दिया। रश्मि की मौत किसी नेचुरल कारण से नहीं हुई थी। उसकी बॉडी में पाया गया एथिलीन ग्लाइकोल, एक धीमा जहर जो धीरे धीरे शरीर के अंदर अंगों को बंद कर देता है। ये जहर अचानक नहीं आता, इसे दिया जाता है सावधानी से, रोजाना, कई दिनों तक। अब शक की सुई घूमने लगी थी। क्या ये आत्महत्या थी? क्या एक 7 महीने की गर्भवती जो कल तक मुस्कुरा रही थी इतनी मजबूर हो सकती है कि जान दे दे? या फिर ये कत्ल था? और अगर हाँ, तो कातिल कौन? पति आदित्य, सास रीना देवी, या फिर घर की ननद पूजा जो हाल ही में दिल्ली से लौटी थी और रश्मि से अक्सर बहस में उलझती थी? पुलिस ने घर की तलाशी शुरू की। किचन की एक बोतल में झाग जैसा कुछ मिला। लैब टेस्ट हुआ, वही जहर पाया गया जो रश्मि की बॉडी में मिला था। अब मामला सीधा आत्महत्या नहीं रहा था, ये हत्या थी। लेकिन सब मुकर रहे थे। आदित्य का कहना था, मैं तो ऑफिस के काम में बिजी था, रश्मि बहुत खुश थी, हम बेबी के लिए प्लानिंग कर रहे थे, मैं क्यों मारूंगा उसे। सास रीना देवी बोली, वो तो मेरी बेटी जैसी थी, मैं क्यों जहर दूंगी। लेकिन जैसे जैसे जांच बढ़ी, सच की परतें खुलने लगीं। रश्मि की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकाली गईं। एक कॉल जो उसने अपनी स्कूल की दोस्त को 2 दिन पहले किया था, वो इस केस की धुरी बन गई। उसने कहा था, मैं थक गई हूँ, आदित्य अब मुझसे बात भी नहीं करता और सास दिन भर ताने मारती रहती है, कहती है बेटा नहीं हुआ तो इस घर से निकल जाना, मैं अपने बच्चे के लिए चुप हूँ, बस कुछ दिन और सह लूंगी। ये सुनते ही पुलिस ने आदित्य और उसकी माँ से फिर से पूछताछ शुरू की। घर में काम करने वाली बाई ने चुपचाप एक बात कही, मैडम रोज दूध नहीं पीती थीं, लेकिन 2 दिन से जबरदस्ती पिलाया जा रहा था, कह रहे थे कि बच्चा मजबूत होगा। अब शक और गहरा हो गया। दूध जिसमें शायद वो जहर मिलाया जाता था, धीरे धीरे, ताकि मौत अचानक न लगे। और अब आया वो खुलासा जो इस केस को मोड़ पर ले आया।
रश्मि की मौत से एक हफ्ते पहले उसके पति आदित्य की चैट हिस्ट्री से एक लड़की का नाम निकलता है, रिया। एक लड़की जिससे वो पिछले 4 महीने से रिलेशनशिप में था और उससे उसने ये भी कहा था, बस बेबी का मामला निपट जाए, मैं फ्री हो जाऊंगा। इस एक लाइन ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस ने आदित्य को हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान वो टूटा। उसने बताया, मैं रश्मि से तंग आ गया था, हमारी शादी जबरदस्ती की गई थी, मैं किसी और से प्यार करता हूँ और बच्चा मेरा नहीं बल्कि एक बोझ लगने लगा था। मैंने ही माँ से कहा कि कुछ करना होगा। सास रीना देवी भी गिरफ्तार हुई, उसने कबूल किया। मैंने तो बस अपने बेटे की जिंदगी आसान करना चाहा, बच्ची नहीं हुई थी मेरी, इसीलिए रश्मि को कभी बेटी बना ही नहीं पाई। और इस तरह गोद भराई की रात, जो एक मां बनने का जश्न थी, एक मां को मारने की प्लानिंग का हिस्सा बन गई। रश्मि की गुमशुदगी को अब पूरे 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन हालात जस के तस थे। न किसी ने कुछ देखा था, न किसी को कुछ पता था। और सबसे अजीब बात, उसका मोबाइल आज तक बंद था। पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो चुकी थी। पति अभिषेक, रिश्तेदार, ऑफिस वाले, सबसे पूछताछ हुई, लेकिन हर कोई बस एक ही बात कहता, रश्मि ऐसी लड़की नहीं थी जो बिना बताए कहीं चली जाए। वो अपने समय की पाबंद, जिम्मेदार और बेहद सुलझी हुई महिला थी। लेकिन फिर अचानक चौथे दिन सुबह 7:15 पर रश्मि की सहेली प्रियंका का फोन आया। उसकी आवाज कांप रही थी। अभिषेक, मैंने रश्मि को देखा था 2 दिन पहले, हाईवे की तरफ जाती हुई किसी के साथ। अभिषेक घबरा गया। क्या? किसके साथ? प्रियंका ने जो बताया उसने जांच की दिशा ही बदल दी। रश्मि अकेली नहीं थी, वो किसी अनजान आदमी के साथ थी, बाइक पर, बिना किसी बैग के। और उसके चेहरे पर वो चमक नहीं थी जो आमतौर पर होती थी। डरी, उलझी और थोड़ी मजबूर सी लग रही थी। अब सवाल ये था, क्या रश्मि वाकई अपनी मर्जी से गई थी या उसे ले जाया गया किसी दबाव में? पुलिस ने तुरंत उस हाईवे के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए और तब एक धुंधली क्लिप मिली। रश्मि जैसी दिखती एक महिला सफेद कुर्ती में बाइक पर पीछे बैठी थी। बाइक चलाने वाला हेलमेट में था, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन लोकेशन और टाइम प्रियंका की गवाही से मेल खा रहे थे। इधर रश्मि के मायके वालों ने सख्त आरोप लगाए, अभिषेक पर शक क्यों नहीं किया जा रहा, हर बार औरत ही दोषी क्यों मानी जाती है। अभिषेक ने सफाई दी, लेकिन अब हर किसी के मन में शक था, क्या रश्मि की शादी वाकई खुशहाल थी या वो कुछ छुपा रही थी अपने ही घर वालों से। फिर एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। रश्मि की गुमशुदगी के 1 हफ्ते बाद एक गुमनाम चिट्ठी पुलिस स्टेशन में भेजी गई। लिखा था, उसे तलाशने की कोशिश मत करो, वो जहां है सही है, जो खोया है वो शायद अब मिल भी जाए, लेकिन कभी वैसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। कोई नाम नहीं, कोई हस्ताक्षर नहीं, लेकिन चिट्ठी रश्मि की लिखावट से काफी मिलती जुलती थी। अब सवाल और गहराने लगे थे, क्या रश्मि खुद सब कुछ छोड़कर चली गई? अगर हां, तो क्यों? और अगर नहीं, तो फिर यह चिट्ठी किसने भेजी? क्या यह किसी साजिश की शुरुआत थी या कोई बीते रिश्ते का अधूरा हिसाब? जवाब अभी भी अंधेरे में था, लेकिन इस केस की परतें अब खुलनी शुरू हो गई थीं और जो सच सामने आने वाला था वो रश्मि के परिवार, समाज और पुलिस तीनों को हिलाकर रख देने वाला था। जो चीजें जितनी परफेक्ट दिखती हैं, अक्सर उनके पीछे कुछ बेहद डरावना छुपा होता है। रश्मि दुबे की जिंदगी बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। एक हंसता खेलता परिवार, एक प्यारा बच्चा और समाज की नजरों में एक आदर्श बहू। लेकिन उस आदर्श की परत के नीचे क्या था वो किसी को नहीं पता था, कम से कम तब तक जब तक वो अचानक गायब नहीं हो गई। गुमशुदगी के 5वें दिन पुलिस ने एक बार फिर रश्मि के पति अमित दुबे से लंबी पूछताछ की। उनसे एक ही सवाल बार बार पूछा गया, रश्मि आखिरी बार कब और कैसे मिली? अमित का जवाब हर बार वही था, मैं ऑफिस में था, मुझे नहीं पता वो कहां गई। लेकिन इस बार पुलिस के पास कुछ नया था, एक सीसीटीवी फुटेज जो उनके घर से 200 मीटर दूर एक मेडिकल स्टोर के बाहर की थी। टाइम था दोपहर 1:43। उस फुटेज में कोई महिला सफेद चुन्नी और नीली सलवार में दिखी। शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन हाव भाव और चलने का तरीका रश्मि से मिलता जुलता था। फुटेज में खास बात थी, उस महिला के हाथ में एक छोटा बैग था और वो अकेली नहीं थी, उसके साथ एक आदमी भी दिखा। उम्र करीब 35 साल, चेहरा आधा ढका हुआ, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में घबराहट साफ झलक रही थी। अब सवाल उठता है, अगर रश्मि घर से बाहर गई तो किसी को बताया क्यों नहीं?
अमित को इस बात की भनक क्यों नहीं थी? और वो अजनबी आदमी कौन था जो उसके साथ मेडिकल स्टोर के बाहर दिखा? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, एक नया नाम सामने आया, आरव सक्सेना। आरव अमित का कॉलेज फ्रेंड और रश्मि का सोशल मीडिया फॉलोअर भी। पुलिस को रश्मि के मोबाइल डेटा से कई इंस्टाग्राम चैट्स मिले जो आरव और रश्मि के बीच पिछले 3 महीनों से चल रहे थे। शुरुआत में बातचीत हल्की फुल्की थी, लेकिन धीरे धीरे ये चैट्स इमोशनल होते गए। रश्मि ने कई बार ट्रैप में फंसी जिंदगी, घुटन और सबसे दूर जाने की बात की थी। अब ये केस एक और दिशा में मुड़ रहा था। क्या ये लव अफेयर था? क्या रश्मि ने खुद प्लान करके घर छोड़ा था, या फिर इसी बहाने उसे किसी ने फंसा लिया? लेकिन अगली सुबह पुलिस को एक ऐसा सुराग मिला जिससे पूरी तहकीकात का रुख ही बदल गया। रश्मि दुबे की गुमशुदगी को अब पूरे 5 दिन बीत चुके थे। पुलिस अब तक बस अटकलों में उलझी थी, और परिवार, वो तो अब खुद से सवाल करने लगा था कि क्या रश्मि वाकई अपनी मर्जी से गई है या उसे ले जाया गया। लेकिन छठे दिन की सुबह एक बेहद अहम मोड़ लेकर आई। जैसे ही सूरज निकला, पुलिस को एक कॉल आया। एक सुनसान फार्म हाउस में कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना दी गई थी। ये जगह शहर से करीब 15 किलोमीटर दूर एक पुराने बंगले के पास थी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। वहां एक टूटी हुई चूड़ियों की माला मिली और एक महिला की चप्पल जो रश्मि के जैसी थी। पुलिस को फार्म हाउस के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे साफ साफ यह कहा जा सके कि रश्मि वहां थी, लेकिन सबूत इस ओर इशारा कर रहे थे कि वहां किसी महिला को जबरदस्ती रखा गया था। अब पुलिस ने रश्मि के कॉल रिकॉर्ड, सोशल मीडिया और पुराने चैट्स की गहराई से जांच शुरू की, और यहीं से कहानी ने रुख बदला। जांच में सामने आया कि रश्मि दुबे पिछले कुछ महीनों से एक पुराने दोस्त से दोबारा संपर्क में थी, राहुल मेहता, जो कभी उसके कॉलेज का साथी था और अब एक छोटा मोटा प्रॉपर्टी डीलर। राहुल की प्रोफाइल जितनी साफ दिखती थी उतनी थी नहीं। कॉल डिटेल्स से साफ था कि रश्मि उससे पिछले 1 महीने में 45 बार बात कर चुकी थी, और आखिरी कॉल भी उसी से हुआ था, घटना वाले दिन सुबह 9:15 पर। पुलिस ने राहुल को हिरासत में लिया। पूछताछ शुरू हुई, लेकिन राहुल का जवाब हैरान करने वाला था। उसने कहा, हाँ, मैं रश्मि से बात करता था, लेकिन उसी ने कहा था कि वो अपने पति से परेशान है। उसने खुद कहा था कि वो कहीं दूर जाना चाहती है, और उस दिन वो मुझसे मिलने आई थी, मगर उसके बाद वो कहां गई मुझे नहीं पता। राहुल की ये बातें जितनी साफ थीं, उतनी ही उलझी हुई भी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर रश्मि खुद गायब होना चाहती थी तो फिर वो अपने 2.5 साल के बेटे को क्यों छोड़ गई, और अगर जबरदस्ती की गई थी तो किसने और क्यों। इसी बीच एक नया किरदार सामने आया, रश्मि के पति प्रवीण दुबे की ऑफिस कलीग अनुष्का चौहान। जांच में पता चला कि अनुष्का और प्रवीण के बीच नजदीकियां थीं, और ये नजदीकियां रश्मि को खटकने लगी थीं। कुछ व्हाट्सएप मैसेज और रिकॉर्डिंग से साफ हुआ कि रश्मि ने इस बारे में प्रवीण से बहस की थी और अनुष्का को कॉल कर धमकाया भी था। अब सवाल और गहरा गया था, क्या रश्मि को रास्ते से हटाया गया था, या उसने खुद को हर रिश्ते से आजाद करने की ठान ली थी। पुलिस की जांच अब 2 दिशाओं में बंट गई थी। एक ओर वो दोस्त जिससे रश्मि मिलती थी, दूसरी ओर उसका पति जिसके रिश्ते सवालों में थे। लेकिन फिर आई एक ऐसी खबर जिसने सबको झकझोर दिया। अगली सुबह पुलिस को एक ऑडियो फाइल भेजी गई अनजान नंबर से। उसमें एक औरत की डरी हुई आवाज थी, अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने सच्चाई जाननी चाहिए। क्या ये रश्मि की आवाज थी? पुलिस अब उस फॉरेंसिक जांच का इंतजार कर रही थी, लेकिन वक्त तेजी से निकल रहा था और हर गुजरता दिन एक नए राज को जन्म दे रहा था। पुलिस को अब शक हो चुका था, लेकिन सच किसी और मोड़ पर उनका इंतजार कर रहा था। रश्मि दुबे की गुमशुदगी को अब पूरे 13 दिन हो चुके थे। ना कोई कॉल, ना कोई सुराग, ना कोई मांग, लेकिन रश्मि के घर वालों की बेचैनी अब गुस्से में बदल रही थी। रश्मि की मां थाने में हर रोज जाकर एक ही सवाल दोहराती, सर, मेरी बेटी को ढूंढ क्यों नहीं पा रहे आप? लेकिन इस बार इंस्पेक्टर रॉय ने चुप रहने की बजाय फाइल मेज पर पटकी और कहा, मां जी, आप हमसे जवाब मांग रही हैं, लेकिन क्या आपने कभी रश्मि के अतीत में झांकने की कोशिश की थी? अतीत मतलब क्या? मतलब वो रश्मि
जो कॉलेज के दौरान 2 बार मानसिक तनाव से गुजर चुकी थी, जो कुछ महीनों तक मनोचिकित्सक के पास जाती रही और जिसने 3 बार खुदकुशी की कोशिश की थी। घर वाले चौंक गए। सर, वो सब पुरानी बात है। उसकी तबीयत अब ठीक थी। तो क्या वो फिर से उस दौर में लौट गई थी, या फिर किसी ने उस दौर का फायदा उठाकर उसे गायब कर दिया? पुलिस अब उन सब लोगों की लिस्ट बना रही थी जो रश्मि के पुराने समय से जुड़े हुए थे। डॉक्टर दिव्या नारंग, जो कभी रश्मि की साइकोलॉजिस्ट थीं, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया। दिव्या ने साफ कहा, रश्मि की मानसिक स्थिति ठीक हो गई थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी ट्रस्ट, यानी भरोसा। वो किसी पर भी जल्दी भरोसा कर लेती थी और फिर टूट जाती थी। इसी कड़ी में पुलिस को एक नाम मिला, राहुल तिवारी, जो रश्मि का पुराना दोस्त था और जिसने 3 साल पहले रश्मि को धोखा दिया था। पुलिस ने राहुल को ट्रेस किया। वो अब दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन कॉल डिटेल में एक हैरान करने वाली बात सामने आई। रश्मि ने गायब होने से 2 दिन पहले राहुल को 3 बार फोन किया था और राहुल ने 1 बार भी कॉल रिसीव नहीं किया। जब पुलिस ने राहुल से पूछताछ की, उसने कहा, मैंने कॉल्स नहीं उठाई क्योंकि मुझे डर था रश्मि से मिलना अब फिर से बवाल खड़ा कर सकता था। लेकिन वो तो लखनऊ में थी और तुम दिल्ली में, क्या डर था तुम्हें? राहुल चुप रहा। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज की एक नई क्लिप सामने आई, जिसमें रश्मि अपने अपार्टमेंट के बाहर एक कैब में बैठती दिखी थी। लेकिन उस कैब का ड्राइवर कभी घर नहीं लौटा। उसका फोन बंद, उसका पता गायब। अब केस और उलझ गया था। क्या रश्मि ने जानबूझकर खुद को गायब किया, या फिर कोई उसे धीरे धीरे मेंटली तोड़कर फिजिकली गायब कर चुका था, या फिर उसका अतीत वापस आकर उसे निगल गया? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे लौटना भी मुमकिन नहीं होता, और आगे क्या होगा इसका अंदाजा भी नहीं होता। पुलिस के लगातार दबाव और मीडिया के बवाल के बाद आखिरकार वो दिन भी आ गया, जब एक अनजाना फोन कॉल पूरे केस का रुख बदलने वाला था। फोन करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था, राश्मि दुबे का पति अर्जुन दुबे। उसने पुलिस को एक लोकेशन दी, शहर से दूर एक वीरान फार्म हाउस, जहां वो कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी किया करता था। एसीपी विवेक की टीम तुरंत वहां पहुंची। दरवाजा जंग लगा था और पूरे घर में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई राज लंबे वक्त से अंदर छुपा हो। घर की तलाशी शुरू हुई। नीचे के कमरे खाली थे, लेकिन जब उन्होंने तहखाने का दरवाजा खोला, वहां अंधेरे में पड़ा था एक पुराना ट्रंक और उसके ऊपर रखा था राश्मि का मोबाइल, उसका मंगलसूत्र और एक दुपट्टा खून से सना हुआ। एसीपी विवेक सन्न रह गया, लेकिन ट्रंक खोलते ही जो सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। एक महिला की लाश, सड़ी हुई, पहचानना तक मुश्किल, लेकिन उसकी उंगलियों में अब भी वही अंगूठी थी जो राश्मि अपने बेबी शॉवर में पहनकर आई थी। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि कर दी, ये लाश किसी और की नहीं बल्कि रश्मि दुबे की ही थी। पूरे शहर में खलबली मच गई, लेकिन सवाल ये था, उसे मारा किसने और क्यों मारा? एसीपी विवेक ने अर्जुन को तुरंत गिरफ्तार किया, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आया। पूछताछ में अर्जुन ने कबूल किया, मैंने उसे मारा नहीं साहब, बस उसकी लाश को वहां छुपाया। कसम से, उसे मारा किसी और ने। किसी और ने? एसीपी विवेक ने पूछा। तो नाम बताओ, चेहरा बताओ। अर्जुन की आंखें नीचे झुक गईं। वो मेरा अफेयर था, मेरी ही ऑफिस की लड़की से। नाम है प्रियंका तोमर। राश्मि को सब पता चल गया था। उसकी धमकी से डरकर मैंने प्रियंका को सब कुछ बता दिया और उसी रात राश्मि गायब हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं अर्जुन? राश्मि को आपकी गर्लफ्रेंड ने मारा? अर्जुन ने धीमे से सिर हिला दिया। वो कह रही थी, राश्मि अगर बीच से हटेगी नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्रियंका को हिरासत में लिया गया, लेकिन उसने सारा इल्जाम अर्जुन पर डाल दिया। अब पुलिस के पास 2 कबूलनामे थे, एक अधूरा सच और एक अधूरी साजिश। लेकिन एसीपी विवेक ने हार नहीं मानी। उन्होंने फार्म हाउस के सीवीसी डीआरवी को फिर से रिस्टोर कराया और जो फुटेज मिला उसने सब कुछ साफ कर दिया। कैमरे में साफ दिखा, राश्मि फार्म हाउस आई थी अर्जुन के बुलावे पर, और वहां प्रियंका पहले से मौजूद थी। तीनों में जबरदस्त बहस हुई। राश्मि पेट पकड़कर रोती रही और फिर प्रियंका ने उसे धक्का दिया।
राशमि का सिर दीवार से टकराया और वहीं उसकी मौत हो गई। दोनों ने मिलकर उसकी लाश को छुपाया और अगले दिन अर्जुन ने खुद ही गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी ताकि शक ना हो। एक बच्चे की मां बनने वाली महिला सिर्फ हवस और झूठे प्यार के चलते मार दी गई। कोर्ट ने प्रियंका को उम्र कैद की सजा दी और अर्जुन को सबूत मिटाने के जुर्म में 7 साल की सजा। लेकिन राशमि को न्याय मिला? शायद नहीं, क्योंकि उसका बच्चा जो दुनिया में आने से पहले ही मार दिया गया, उसे कोई इंसाफ नहीं दे पाया। और समाज, वो अब भी यही पूछ रहा है, अगर प्यार ही सब कुछ था तो धोखा क्यों? और अगर रिश्ता टूट ही गया था तो हत्या क्यों? अगर आपको ये क्राइम कहानी दिल छू गई हो तो लाइक जरूर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बेहद मायने रखती है। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने क्या महसूस किया। और हां, ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई भी क्राइम केस आपसे छूट ना जाए। शेयर करना न भूलें, हो सकता है किसी और को भी इस केस में अपना सच दिखे। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी, जहां जुर्म सिर्फ खबर नहीं, एक सच्ची कहानी बनकर सामने आता है।